हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर देख लीजिए 3 करेंगे। चैप्टर का नाम देख लीजिए, जन पोषण तथा स्वास्थ्य, पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो टॉपिक्स हमें पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। इस अध्याय में हम क्या करेंगे, हम जन स्वास्थ्य की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए समाज के द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए या उसे बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा जो सामूहिक प्रयास, समुदाय जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य जन जन के लिए सर्वोत्तम पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए कुपोषण की रोकथाम करना है। हमारा जो जन पोषण है उसका क्या कार्य है हमारे समुदाय का, कि हमारे कुपोषण को कम करना, अपने देश से कुपोषण को हटाना। जन पोषण का महत्व क्या है जन पोषण का, देख सकते हैं। जन पोषण का से अभिप्राय क्या होता है, जन जन के लिए उत्तम स्वास्थ्य। जन जन जो भी इस समुदाय में है, हम जो भी हैं, हम सब का कैसा होना चाहिए, स्वस्थ उत्तम होना चाहिए। जन जन के लिए उत्तम स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पोषण के माध्यम एवं पोषण संबंधित रोगों की प्राथमिकता रोकथाम पर बल देना ही क्या कहलाता है, जन स्वास्थ्य पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, जन जन का उत्तम स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जो पोषण के माध्यम से जो पोषण संबंधित रोगों की प्राथमिक रोकथाम होती है उस पर ज़्यादा इसमें बल दिया जाता है। पोषण संबंधित समस्याओं के आंकड़े खतरे का संकेत देने वाली परिस्थितियों को दर्शाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, 5 वर्ष से कम आयु के कम से कम 50% बच्चों की मृत्यु का कारण क्या होता है, कुपोषण। उन्हें जन्म के समय ही अच्छा पोषण नहीं मिल पाता, इसलिए वो उनकी उसी समय क्या हो जाती है, डेथ, मृत्यु हो जाती है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म के समय जिनका वेट लगभग, जो हमारा एवरेज वेट है कितना होना चाहिए बच्चों का जन्म के समय, 2.5 kg होना चाहिए। बट जिनका वेट इससे कम होता है वो भी कुपोषण के अंतर्गत आते हैं और वो उनके बॉडी में वृद्धि और विकास सही ढंग से और सही समय पर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार, जो गरीब फैमिली है, उनके जो स्कूलगामी बच्चे होते हैं उनका भी विकास जो होता है मंद गति से होता है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर पोषण मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से उनका विकास मंद गति से होता है। इनमें से 50% बच्चे मध्यम और साधारण अल्प पोषण का शिकार होते हैं, जिसका सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, उनके शरीर के ऊपर और उनके मानसिक विकास पर पड़ता है। तो इस तरीके से उनका भी डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। तो ये कारण होते हैं। ज़्यादातर कुपोषण का शिकार कितने होते हैं, 50% बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। 2.5 से कम वाले जो वेट के होते हैं या जो पूर्व स्कूलगामी बच्चे, जो जिनकी फैमिली सही से उनको खिला पिला नहीं पा रही, पोषण युक्त चीज़ें नहीं दे रही है, उनके साथ भी उनके वृद्धि एवं विकास में दिक्कतें आती हैं। जन स्वास्थ्य पोषण एवं मूलभूत संकल्पनाएं। जन स्वास्थ्य पोषण क्या है, जन स्वास्थ्य पोषण के बारे में अभी आपने पढ़ा था। जन जन का शरीर क्या हो, स्वस्थ हो, पोषण युक्त भोजन उन्हें मिले, उन्हें कोई बीमारियां रोग ना हो सके, यही क्या होता है, जन स्वास्थ्य पोषण होता है। जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो जन जन के लिए अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित होता है। इसके लिए उचित पोषण द्वारा पोषण संबंधित रोगों की रोकथाम करना आवश्यक है। रोगों की रोकथाम कैसे की जाएगी, पोषण युक्त चीज़ें उन्हें दे के उनके बीमारियों, उनको कुपोषण से बचाया जा सकता है। छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकता है। जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञों को जनसंख्या को प्रभावित करने वाली पोषण संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु क्या सुनिश्चित एवं बहुविषयक दृष्टिकोण का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। जो विशेषज्ञ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स डाइटिशियन जो होते हैं, जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञ,
जन स्वास्थ्य पोषण के लिए पोषण संबंधी समस्याओं की व्यापकता एवं उनके कारणों को भली प्रकार समझने के बाद कार्य नीतियों की योजना बनाकर उन्हें लागू करके उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है। सरकार क्या करती है, इनके लिए कार्य नीतियाँ बनाती हैं और फिर उनका मूल्यांकन करके उन्हें लागू भी करती है। तो ये क्या है, इसकी मूलभूत संकल्पनाएं हैं कुछ। अब भोजन में पोषण संबंधी समस्याएं क्या होती हैं। अब पोषण युक्त भोजन आपको नहीं मिलेगा तो इससे क्या दिक्कतें, क्या समस्याएं आ सकती हैं, चलिए अब ये देख लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भोजन में पोषण संबंधित समस्याएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। क्या है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण आज विश्व के प्रत्येक समाज एवं देश की समस्या है। प्रोटीन ऊर्जा जो कुपोषण है, प्रोटीन कम होने की वजह से जो दिक्कतें आती हैं बच्चों में, ये आज विश्व भर में, पूरे देश में ये समस्या फैली हुई है। विकासशील देशों में यह समस्या विकसित देशों की अपेक्षा अधिक होती है, विकसित देशों से अधिक होती है उन देशों में। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का मुख्य कारण क्या है, भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता का व्यक्ति की दैनिक पौष्टिक आवश्यकता अनुसार कम होना। जो RDA के अनुसार हमें बताया जाता है कि हमें इतना प्रोटीन इस एज में लेना चाहिए और उतना हम नहीं ले पाते, इसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो जाता है। क्या होता है, आंतों में कीड़े भी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को बढ़ावा देते हैं। वैक्स में क्षय रोग, एड्स जैसे रोगों से भी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को खतरा रहता है। ये जो बीमारियां हो जाती हैं, क्षय रोग, एड्स वगैरह, ये भी किसका कारण, ये इनसे भी क्या हो सकता है, हमें प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM हो सकता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का निर्धारण भार अथवा ऊंचाई के माप द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है उसका माप, ऊंचाई, भार अथवा ऊंचाई के माप के द्वारा हम पता कर सकते हैं कुपोषण का। व्यक्ति के भार अथवा ऊंचाई की तुलना उसके आयु एवं लिंग के अनुरूप सामान्य मानक भार अथवा ऊंचाई से की जाती है। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है कि इतना होना चाहिए इस एज में, वेट और हाइट यदि नहीं है तो आप किस रेंज में आ जाओगे, कुपोषण के शिकार वाले रेंज में आ जाओगे। बच्चों में प्रोटीन एवं ऊर्जा की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, ये आपको हम याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वार्सिरकोर और मरासमस। क्वार्सिरकोर और मरासमस किसकी कमी से होता है, प्रोटीन एवं ऊर्जा, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है मरासमस, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन में आ जाता है सूखा रोग किसकी कमी से होता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये मरासमस को ही कहते हैं, या मरासमस आ रहा है तो ये सूखा रोग को ही कहते हैं। ये दोनों की कमी की वजह से होता है, प्रोटीन और ऊर्जा। और जो क्वार्सिरकोर है ये किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। इन दोनों में क्या होता है, मरासमस में बच्चा एकदम सूख जाता है, चेहरा पिचक जाता है, बंदर जैसा दिखने लगता है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चा थकान सा जल्दी महसूस करता है। ऐसे ही क्वार्सिरकोर में फूला फूला सा हो जाता है, चांद जैसा चेहरा हो जाता है, मांसपेशियां उनकी भी ढीली हो जाती हैं। तो ये सारे जो दिक्कतें, बीमारियां ये हैं, कुपोषण किसके वजह से होता है, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी की वजह से होता है। आपको याद रखना है, मरासमस प्रोटीन ऊर्जा दोनों की कमी से होता है और क्वार्सिरकोर है प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। और ये किन में ज़्यादा पाए जाते हैं, ये जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों में पाए जाने वाली बीमारियां होती हैं। सूक्ष्म पोषकों की कमी, जब आहार में सूक्ष्म पोषक मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जब हमारे आहार में किस चीज़ की कमी हो जाती है, विटामिन एवं खनिज लवण की मात्रा कम हो जाती है। जब हमारे आहार में ऊर्जा एवं प्रोटीन की मात्रा कम होती है तथा उसमें अन्य पोषक तत्व विशेषकर सूक्ष्म पोषक जैसे कि विटामिन, खनिज लवण की मात्रा भी कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से होने वाले।
ऑलरेडी हमारे शरीर में किसकी कमी होती है? ऊर्जा एवं पोषण, ऊर्जा एवं प्रोटीन की। उसके साथ साथ किसकी और कमी होने लगती है? सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब विटामिन्स की, खनिज लवण की भी कमी होने लगती है। तो हमें क्या हो जाता है? लौह तत्व की कमी हो जाती है। क्या हो जाता है? विटामिन ए की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, जिंक की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है और लौह तत्व की भी कमी हो जाती है। लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपको क्या हो जाता है? अरक्तता। अरक्तता मतलब एनीमिया, जिसे हम क्या कहते हैं? आईडीए भी आ जाता है क्वेश्चन में कि आईडीए क्या होता है। आईडीए क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आपको आईडीए भी याद करके रखना जरूरी नहीं है कि अरक्तता ही आपसे पूछा जाए क्वेश्चन। आईडीए क्या होता है ये पूछा जा सकता है। तो आईडीए क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें क्या हो जाती है? खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विश्व में सबसे अधिक सामान्य पोषण विकार लौह तत्व की कमी से होने वाली अरक्तता है। आहार में लौह तत्व की कमी से रक्त कणों में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है उसका लेवल क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है? किशोरी लड़कियों में पाया जाता है, महिलाओं में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में, फीडिंग मदर में, इन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है और व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो जाता है। लौह तत्व की कमी का संकेत देने वाले प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? सामान्य पीलापन। हमारा शरीर कैसा होने लगता है जब ब्लड की कमी हो जाती है? तो येलोइश होने लगता है। आइज़ भी येलोइश होने लगती हैं, टंग, जीभ, नाखून ये सारे पीले दिखने लगते हैं। बच्चों में लौह तत्व की कमी से संज्ञानात्मक क्रिया पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए स्मरण शक्ति क्या हो जाती है? यदि आपके अंदर आयरन की कमी है, आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करा लीजिए, आपकी हीमोग्लोबिन कितना है। यदि हीमोग्लोबिन कम है तो आपको लर्न करने में भी दिक्कत आती है, आप जल्दी माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ें आपको लर्न नहीं होंगी। लौह तत्व की कमी से व्यक्ति को सांस लेने में भी कठिनाई होती है और थोड़े से परिश्रम में ही वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। लौह तत्व की कमी से व्यक्ति थकावट महसूस करता है और हमेशा सुस्त रहता है। तो ये आपका क्या था? अरक्तता किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी से होता है। किसके ज़्यादा होता है? किशोरियों में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में और फीडिंग मदर में। इसमें हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर क्या है? लेवल क्या होता है? डाउन हो जाता है, जिससे हमारा शरीर कैसा हो जाता है? पीला होने लगता है। तो ये समझ गए हो? आईडीए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है। विटामिन ए की, यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें कहाँ पे होंगी? हमारी आँखों में होंगी। कहाँ पे होंगी? हमारी आँखों की अलग अलग दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। विटामिन ए हमारे शारीरिक वृद्धि, स्वास्थ्य, उपकला, नेत्रों की स्वस्थता, समान दृष्टि, रोग प्रतिरोधकता, वृद्धि एवं दांतों के दंतवल्क के लिए भी आवश्यक होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें हमें रातों को देखने में दिक्कत होती है, वो हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन ए, वीएडी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, वीएडी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विटामिन ए डेफिशिएंसी। शारीरिक वृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसका विटामिन ए की कमी से। त्वचा शुष्क, खुरदरी एवं चितकबरी हो जाती है। हमारे अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है। यदि विटामिन ए कम रहता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब है हमारा आयोडीनहीनता विकार, आईडीडी। क्या है? आईडीडी वृद्धि एवं विकास के लिए एक सूक्ष्म पोषक है जिसकी मात्रा हमारे शरीर में केवल 22 से 24 मिलीग्राम होती है। जो यह आयोडीन हमारे मानसिक एवं शारीरिक वृद्धि विकास के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है, जिसकी हमारे शरीर में कितनी ज़रूरत होती है? 22 से 24 मिलीग्राम तक होती है। आयोडीनहीनता विकार एक पारिस्थितिक घटना है जो मिट्टी में आयोडीन के कमी के कारण होता है। आयोडीन के मुख्य प्राप्ति साधन क्या हैं? समुद्री नमक,
समुद्री मछली, दूसरे जंतु समुद्र के पास, समुद्र में क्या है बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है, उसके आसपास की जो चीज़ें होंगी उसमें आपको नमक पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। आहार में आयोडीन की कमी से क्या होता है, गलकंड हो जाता है, ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, पिक्चर में भी दिख रहे हो, गले में स्वेलिंग सी दिखती है, जो ये दिख रहा है ना आपको, ये हो जाता है आयोडीन की कमी से गलकंड, गले में बीमारी। जिसमें क्या हो जाता है, ये होता क्यों है, नामक रोग हो जाता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि हमारी क्या हो जाती है, सूज जाती है। जो इधर थायराइड ग्रंथि होती है ये क्या हो जाती है, सूज जाती है, और थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है। गलकंड रोग स्त्रियों और लड़कियों को अधिक होता है। रोगी का शरीर ढीला पड़ जाता है तथा मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर पाता है। कब, जब किसी को कौन सी दिक्कत हो जाती है, गलकंड, थायरोक्सिन हार्मोन सही से काम नहीं करता है। तो बच्चों में आयोडीन की कमी होने पर शरीर की वृद्धि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बच्चों में यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो बच्चों की वृद्धि क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। मस्तिष्क क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। गर्भावस्था में स्त्री को आयोडीन की कमी हो जाए तो बच्चा जन्म के समय कैसा पैदा होता है, बौन्यपन, क्रेटिनाइज्म से ग्रस्त होता है। बच्चों को त्वचा खुरदरी तथा मोटी हो जाती है तथा जीभ बड़ी और होंठ मोटे हो जाते हैं। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। जिंक की कमी से क्या होता है, जिंक शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक खनिजों में से एक माना जाता है। इसके बिना शरीर का कोई भी अंग काम करना बंद कर देता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप में जिंक का भी सेवन करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ा आयरन के बारे में या विटामिन ए के बारे में या आयोडीन के बारे में, ये हमें प्राप्त कैसे होते हैं, हमारे खाने की चीज़ों से ही प्राप्त होते हैं। जो चीज़ हम घर में खाते हैं उन्हीं से ही ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। अब है जन स्वास्थ्य पोषण से संबंधित समस्याओं का सामना करने के लिए विभिन्न कार्यनीतियाँ। जो सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यनीतियाँ चलाई गई वो कौन सी हैं, आहार अथवा भोजन आधारित कार्यनीतियाँ, डाइट एंड फूड वेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी हैं। इनमें पौष्टिक तत्वों की कमियों से बचाव एवं उनकी रोकथाम के लिए भोजन का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए उन पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता एवं उपभोग को बढ़ाने के लिए कार्यनीतियाँ बनाई जाती हैं। जो हमारे खाद्य पदार्थ की उपलब्धता और उपभोग करने के लिए जो बढ़ाने के लिए कार्यनीतियाँ बनाई जाती हैं। आहार अथवा भोजन आधारित कार्यनीतियाँ क्या होती हैं, दीर्घ उपयोगी और इनके लाभ लंबी अवधि तक मिलते हैं। लंबे समय तक हम इनको यूज़ कर सकते हैं, इनसे हमें बेनिफिट्स होता है, लंबे समय तक मिलता है। लागत प्रभावी होती हैं, ये मतलब हमें सही रेंज में प्राप्त हो जाती हैं, सभी लोग इसे ले सकते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक एवं आहारिक परंपराओं के लिए भी अपनाई जा सकती हैं। इनमें अति मात्रा अथवा विषाक्त का खतरा होने की भी संभावना नहीं होती है। किसमें, आहार अथवा भोजन आधारित कार्यनीतियाँ में। नेक्स्ट अब है पोषण आधारित औषधीय दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है, इसमें कुपोषण से ग्रस्त अथवा अति संवेदनशील लोगों को पौष्टिक तत्वों के पूरक दिए जाते हैं। सप्लीमेंट्स पता है, जो हमारा डाइट चार्ट है, मतलब उसके अकॉर्डिंग यदि आप डाइट नहीं ले पा रहे हो तो उसके जगह पे वो क्या दिया जाता है आपको, सप्लीमेंट्स। जैसे कि स्कूलों में आपको पता है आयरन की गोलियाँ या कैल्शियम की गोलियाँ दी जाती हैं। क्यों दी जाती हैं, ताकि जो आपके भोजन के द्वारा वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाती तो वो आप उस सप्लीमेंट्स को लेके उन चीज़ों को पूरा कर सकते हो। अब भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रम कौन कौन से हैं। पहला क्या है, समेकित बाल विकास योजना। समेकित बाल विकास योजना में क्या होता है, ICDS। आपको क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा कि समेकित बाल विकास योजना क्या होता है, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ICDS क्या होता है। तो ICDS क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, याद रखना है, स्कीम। समेकित बाल विकास सेवाएं केंद्र प्रायोजित योजना है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा चलाई जाती है, MWCD के द्वारा चलाई जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है, केंद्र प्रायोजित योजना होती है। इस योजना में केंद्र सरकार कार्यक्रम की योजना एवं परिचालन लागत के लिए जिम्मेदार होता है।
जबकि राज्य सरकार कार्यक्रम के क्रियान्वयन और स्वयं के समाधानों के अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होता है। किसमें? ICDS समेकित बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। याद रखना है, जरूर आएगा, जरूर से जरूर इम्पॉर्टेंट। क्या है ये आप लोग का? इम्पॉर्टेंट है, आना ही है क्वेश्चन में इससे पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सेवाएं इसके अंतर्गत क्या दी जाती हैं? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है, पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, रोग प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन, मतलब कि आपको टीकाकरण इसके अंतर्गत किया जाता है, स्वास्थ्य जांच की जाती है, परामर्श सेवाएं, काउंसलिंग भी दी जाती है इसके अंतर्गत। और ये सेवाएं दी किसको जाती हैं? किसके लिए होती हैं? प्रेग्नेंट लेडीज़, फीडिंग मदर और 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ये सेवाएं दी जाती हैं। ये सेवाएं मिलती कहाँ से हैं? आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा आपको ये सेवाएं मिलती हैं। वहाँ पे आप जाके अपना हेल्थ केयर, जो प्रेग्नेंट लेडी ये दिखा सकती है, मेडिसिन्स ले सकती हैं, सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध होती है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो समेकित बाल विकास योजना की सेवाएं। नेक्स्ट क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत में कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? पहला हमने क्या पढ़ा? ICDS, जो आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा चलाए जाते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें क्या होता है? विटामिन A के कारण अंधापन रोकने के लिए अंधापन निरोधक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और रक्तता नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, एनीमिया से रिलेटेड और आयोडीन से रिलेटेड जो डिजीज़ है इनके लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं। किसके अंतर्गत? पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? आहार पूरक कार्यक्रम। तीसरा क्या है? आहार पूरक कार्यक्रम में क्या होता है? मिड डे मील, जो स्कूलों में 1 से लेके 8 तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दिया जाता है, वो क्या होता है? मिड डे मील होता है। आहार पूरक कार्यक्रम, फूड सप्लीमेंट्री प्रोग्राम। भोजन सुरक्षा कार्यक्रम में क्या होता है? जन वितरण प्रणाली सिस्टम, जन वितरण, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, कार्य के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसमें आपको राशन की दुकान से जो भोजन मिलता है, ये सारी चीज़ें भी भोजन सुरक्षा कार्यक्रम में आ जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य देखभाल क्या होता है, हेल्थ केयर क्या होता है। स्वास्थ्य एक मूलभूत मानव अधिकार है। यह सरकार का दायित्व है कि नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करे। किसका है? सरकार का दायित्व है कि जो भी समुदाय में रहने वाले लोग हैं सभी का एक क्या करे? समुचित स्वास्थ्य देखभाल और करे और सेवाएं उन्हें प्रदान कराएं। स्वास्थ्य देखभाल केवल डॉक्टरी देखभाल नहीं होता, जो भी हमारा स्वास्थ्य देखभाल होता है डॉक्टरी देखभाल ही नहीं होता। इसमें क्या आ जाता है? स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य को बनाए रखना, स्वास्थ्य की देखरेख करना और पुनः स्थापित करना, रीस्टोर हेल्थ करना। भारत में स्वास्थ्य की देखभाल 3 स्तर पे की जाती है। भारत में स्वास्थ्य की देखभाल 3 स्तर पे की जाती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक स्तर क्या होता है? जैसे जो समुदाय, जो आसपास जहाँ आप रहते हो वहाँ भी आपके आसपास एक डिस्पेंसरी होती है, तो वो आपका क्या कहलाता है? प्राइमरी लेवल कहलाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, आपको कुछ होता है तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाओगे, जो आपके नियरेस्ट होगा। उसके बाद कहाँ जाओगे? द्वितीयक स्तर पे जाओगे। द्वितीयक स्तर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, कुछ दूरी पे, जैसे कि डिस्पेंसरी से एक बड़ा भी होगा आसपास जो होता है, उसमें जाओगे। और उसके बाद कहाँ जाओगे? तृतीय स्तर, जो थर्ड लेवल पे, जो आप यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सही नहीं हो पाए तो आपको वहाँ से हॉस्पिटल कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा? थर्ड लेवल पे, जहाँ पे बड़े बड़े उच्चतम स्तर के देखभाल की जाती है, जहाँ पे जटिल समस्याएं सॉल्व की जाती हैं। ये क्या होते हैं? क्षेत्रीय अस्पताल हो सकते हैं, रीजनल जो हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वो हो जाते हैं। अब क्या है इसका कार्य क्षेत्र? क्या है? जन पोषण विशेषज्ञ की भूमिका क्या है? स्वास्थ्य का निर्धारक, पोषण
जन पोषण भूमि विशेषज्ञ की भूमिका क्या है? स्वास्थ्य का निर्धारक। जो हमारा स्वस्थ है, हमारा शरीर है, उसे सही ढंग से क्या मिले? पोषण मिले। यही क्या होता है? जन पोषण विशेषज्ञ की भूमिका होती है। स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख क्षेत्रों में भली भांति प्रशिक्षित और साधन संपन्न कराना, स्वास्थ्य संवर्धन एवं रोगों की रोकथाम करना, कि सभी कार्यनीतियां में सहभागी बनने के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त होना। ये क्या है? विशेषज्ञ की भूमिका है। स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं? पोषण विज्ञान क्षेत्र होता है। जीवन चक्र की सभी अवस्थाएं में स्वास्थ्य एवं रोगों की स्थिति में पोषण आवश्यकता है। पोषण मूल्यांकन आ जाएगा, पोषण की देखरेख आ जाएगा इसी में। आहार विज्ञान और कला भी आ सकता है। शैक्षिक पद्धतियाँ, जनसंचार माध्यम का प्रयोग, कार्यक्रम प्रबंधन, ये सारे किस में आ जाते हैं? हमारे स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र में। पोषण विज्ञान, पोषण मूल्यांकन, पोषण की देखरेख, आहार विज्ञान, जनसंचार, ये सारे हमारे इसके अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधित के क्षेत्र होते हैं। उसके बाद इसके लिए जीविका क्या होगी? डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, खुद डाइटिशियन बन सकते हो, स्कूल में शिक्षक बन सकते हो, जिम वगैरह में। ये सारे इसके क्या हैं? जीविका के अवसर हैं। ये आपको सभी चैप्टर्स में मिलेंगे। जीविका क्या है, जो रिलेटेड आप चैप्टर पढ़ोगे उससे रिलेटेड जीविका क्या है। तो ठीक, तो आशा करती हूँ आज जो मैंने आपको चैप्टर 3 समझाया है समझ में आया होगा। समझ में आया तो ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।